वेल नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो IAS पर। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, हम बेसिकली जिस मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं वो अगेन हमारा प्रियम्बल का कौन सा एपिसोड है। ठीक है, जो प्रियम्बल हमारा चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रियम्बल का हमारा 4th एपिसोड रहने वाला है आज का। ठीक है, तो देखिए इस 4th एपिसोड में हम किन वर्ड्स की जो है व्याख्या करेंगे, किन वर्ड्स को हम एलेबरेट कर कर समझेंगे, हम वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मैं लास्ट लेक्चर में आपको सेक्युलरिज्म समझा चुका हूं, है ना। क्या समझाया मैंने आपको? सेक्युलरिज्म। और नेक्स्ट जो वर्ड इसमें आता है वो आता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। कौन सा वर्ड आता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड इसमें अगला आपको मिलेगा। इसका हिंदी क्या होता है? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, ये आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम वो थोड़ा सा देखते हैं यहां पर कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहां पर मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे तो मैंने राइज ऑफ रिपब्लिक इंडिया आपको पढ़ाया है। भारत में गणतंत्र का उदय या भारत में जो है गणराज्य उसका उदय कैसे हुआ, वो मेरा लेक्चर 3 घंटे के आसपास का लेक्चर आपने देखा हुआ डेफिनेटली। और डेमोक्रेटिक से रिलेटेड जो वर्ड डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी पर जब मेरे पॉलिटी के बेसिक लेक्चर्स स्टार्टिंग के चल रहे थे तो वहां पर एक डेमोक्रेसी का हमारा लेक्चर है, वो भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे उस पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी का लेक्चर आता है। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम का ही पार्ट एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। हाउ, कैसे? भाई डेमोक्रेसी जो है वो एक सिस्टम का ही पार्ट है। लोकतंत्र जो है, जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में है ना। आप समझिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लोगों को तो इसके बारे में चीजें पता ही होंगी, लेकिन फिर भी ध्यान रहे आपको चीजें, जो बातें आपको पता है उनके बावजूद भी आपको चीजों को डबल से रिवाइज करना है, इन चीजों को समझना है। वाई? क्योंकि कुछ चीजें नई हमेशा मिलती हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखिए आप देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में जो मेन पावर होती है, ठीक है, वो पब्लिक के पास होती है, मतलब पीपल ऑफ नेशन, किसी देश के लोगों के पास मेन पावर्स होती है। इज दैट क्लियर? मतलब कि जो पावर है वो देश की जनता में निहित होती है ना। किसमें निहित होती है? देश की जनता में निहित होती है। कैसे? अगर सिस्टम को हम पर्टिकुलर देखें तो देखिए जो शासन चलता है, ठीक है, उस शासन का संचालन होता है, मतलब शासन को चलाया जाता है। ठीक है, जो पूरा सिस्टम होता है सिस्टम को चलाया जाता है। तो उस सिस्टम का संचालन जो है उसकी पावर किसके पास है? उस देश की जनता के पास है। मतलब यह है कि जो भी गवर्नमेंट वहां पर बनती है वो गवर्नमेंट पर्टिकुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल। किसके द्वारा चुनी जाती है? लोगों के द्वारा चुनी जाती है। क्लियर? मतलब वहां पर लोगों के पास सरकार चुनने का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गणराज्य, रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का खुद क्या है? अधिकार है, उसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी की अगर हम पर्टिकुलर यहां पर बात करें, ठीक है, लोकतंत्र की अगर हम यहां पर बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यह हो जाती है, मतलब सीधी सीधी लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जनता किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेगी, किस तरीके से अपनी भागीदारी उपस्थित करेगी, हम वो देखते हैं। डेमोक्रेसी जनरली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो डेमोक्रेसी 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की सीधी भागीदारी हो जाती है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है।
जैसे जो स्टेट के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी उसकी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी सारी नई नई चीजें वहां हो रही होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जनता सीधे पार्टिसिपेट कर लेती है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में ऐसा सिस्टम आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए पहले मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में, आज के समय में ये चीजें संभव नहीं है। मैं अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी के टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे आपने सुना होगा प्लेबिसाइट वर्ड, प्लेबिसाइट मतलब कि जनमत संग्रह। जो भी किसी मुद्दे पर डिसीजन लेना हो, ठीक है, किसी मुद्दे पर कोई नया लॉ लेकर आना हो, कानून लेकर आना हो, तो उसमें जनमत संग्रह करा लिया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, प्लेबिसाइट करा लिया जाता है। अब क्या इंडिया में ऐसा होता है? नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के समय में बहुत ही कम कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली वहीं पर पॉसिबल है जहां पर पर्टिकुलर क्या हो, जहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा कम हो। लेकिन जनरली जो नेशंस की हम बात करें तो जनसंख्या अधिकांशतः जगहों पर ज्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेगी, और जब जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करना हम ये कह सकते हैं कि संभव नहीं है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व को शामिल कर हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता की भागीदारी तो होती है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से होती है, जैसे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हम हमारे प्रतिनिधि को इलेक्शन की हेल्प से चुनते हैं। किसकी हेल्प से चुनते हैं? इलेक्शन के माध्यम से हम उनको चुन लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, ठीक, राज्यसभा, इन जगहों पर जाकर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब हमारी तरफ से ये लोग अपनी बात फिर वहां पर रखते हैं। अब कितनी रखते हैं कितनी नहीं रखते हैं ये अलग बात है, लेकिन सिस्टम तो यही चलता है हमारे यहां पर, ठीक है। तो मतलब हमारे यहां पर कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और जनरली जहां जहां पर कंट्रीज में डेमोक्रेसी है वहां पर आजकल आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैंने बता दिया मेन कंसर्न क्या होता है, पॉपुलेशन का। इसलिए अधिकांशतः जगहों पर हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है। अब आप देखिए साथियों, एक डेमोक्रेसी का मेन कंसेप्ट तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन डेमोक्रेसी के कुछ टाइप्स भी होते हैं। क्या डेमोक्रेसी के टाइप्स होते हैं? आप देखिए, अगर हम सिस्टम की बात करें तो यह है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखिए डेमोक्रेसी में सिंपल सिंपल सा मतलब आपको ध्यान रखना है, और इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है कैसी नहीं है हम अभी देखेंगे आगे, और जब आगे हम और भी पढ़ेंगे तो चीजें आएंगी। तो देखिए डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी जनरली तीन तरह की डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, एक इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, और एक सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। इन तीन कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए चलना है। आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना हो तो उसका बेस सोशल डेमोक्रेसी बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय, ठीक है, फॉर इंडिया भीमराव, ठीक है, अंबेडकर। ये अंबेडकर जी ने कंसेप्ट दिया था। अंबेडकर जी ने क्या बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ तो काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को पॉलिटिकल राइट्स तो दे रहे हैं। लोगों को कौन से राइट्स हमने दिए? पॉलिटिकल राइट्स दिए। लोगों को अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दे दिया। मतलब हमारे यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज है। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर लोगों को वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार का अधिकार हम ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो वयस्क है तो मताधिकार का उपयोग कर सकता है, वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके साथ किसी भी तरीके से चुनाव में उसे रंग, ठीक है, जाति, धर्म
इनको बेस बनाकर उसे चुनाव में वोट करने से रोका नहीं जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये कौन सी डेमोक्रेसी होती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। उन लोग हमारे यहां पर चुनाव में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, मतलब इलेक्शन में वोट तो डालेंगे, लेकिन वो चाहे तो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि जनता को पॉलिटिकल पावर्स तो दे रहा है वो, ठीक है क्या, लेकिन उनको हमारे यहां पर सोशल डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि अंबेडकर जी का यह मानना था कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से नहीं आएगी, लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ उतने अच्छे तरीके से अग्रसर नहीं हो पाएंगे। ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। तो क्या यह सही है? ये काफी हद तक सही भी है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं वहां पर भी एटलीस्ट डेमोक्रेसी हो। जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, जो भेदभाव लोगों के बीच में चल रहा है, ठीक है, वहां पर भी एटलीस्ट लोकतंत्र आए। जिसे हम कौन सा लोकतंत्र बोलते हैं? सामाजिक लोकतंत्र। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यह राजनीतिक लोकतंत्र हो गया, ठीक है, ये आर्थिक लोकतंत्र हो गया और ये सामाजिक लोकतंत्र हो गया। ठीक, तो सामाजिक लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र उतना ही धीरे धीरे मजबूत होता हुआ चलेगा। आर्थिक लोकतंत्र की बात क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी में कि जो भी इकोनॉमिक्स के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में जो डिसीजंस लिए जाएंगे उनमें भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का ध्यान रखा जाएगा, लोकतंत्र का ध्यान रखा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें सोशलिज्म की तरफ बढ़ना है, लेकिन कैसे सोशलिज्म की तरफ? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद में पहले आपको अपने कुछ लेक्चर्स में समझा चुका हूं कि क्या होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। इज दैट क्लियर? तो डेमोक्रेसी में ये तीन तरह की डेमोक्रेसी हमारे यहां पर कहने की सोसाइटी में लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब कहने के डेमोक्रेसी जो वर्ड है और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अपने आप में परिपूर्ण हो पाएगा। हालांकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है, बट मैं आपको प्रियम्बल के सीरीज में ये चीजें पढ़ा रहा हूं, तो आपको उसी तरीके से चीजों को पढ़ना है, क्योंकि ध्यान रहे हमें बहुत अनावश्यक चीजें भी यहां पर नहीं पढ़नी है अभी। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम जोड़ते हैं अब हिस्ट्री से, कि जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है या जो डेमोक्रेसी है वो एकदम तो आई नहीं होगी। इंडिया में भी अगर लोकतंत्र आया है, मतलब एक इसे अगर आप कहानी की तरह पढ़ेंगे, अगर आप 9th-10th की एनसीईआरटीज के भी पढ़ें, भारतीय राजनीति की, अगर आप 9th-10th की एनसीईआरटीज के भी फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको बड़ी मजेदार किस्से, बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि डेमोक्रेसी जो है, इससे जुड़े जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, और इसका उदय कैसे हुआ है दुनिया में, इसका राइज कैसे हुआ, राइज ऑफ डेमोक्रेसी, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशंस में सबसे पहले हमें देखने के लिए थोड़ा सा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो एंशिएंट इंडिया में भी थोड़ा सा आपको कुछ तत्व इसके देखने के लिए मिल सकते हैं, लोकतंत्र के, है ना, कुछ तत्व आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। लेकिन मेनली अगर यूरोपियन नेशंस में बात करूं तो अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ओके, और अगर मैं बात करूं अमेरिका, तो अमेरिका यूरोपियन नेशन हालांकि नहीं है, बट वो वेस्टर्न नेशन है, वेस्टर्न नेशन मतलब कि पश्चिमी देश। तो मतलब इन कुछ कंट्रीज की बात करूं तो इन कंट्रीज में आपको जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके उदय की झलक देखने के लिए मिलेगी। कैसे? देखिए, पहले मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको समझाया था, सबसे पहले चलता था धर्मतंत्र, ठीक है, मतलब कि जो स्टेट है वो स्टेट धर्म के अधीन कार्य करता था। मतलब जो स्टेट है वो स्टेट चर्च के अधीन कार्य करता था, ठीक है, चर्च तय करता था कौन राजा होगा, राजा की शक्तियां क्या होंगी, सब चर्च तय करता था। इसके बाद आया राजतंत्र, मतलब पावर्स किसके पास आ गई, राजा के पास, है ना, और राजतंत्र चलने लगा। इस राजतंत्र के बाद अलग अलग तंत्र आए, जिसमें कुछ और बड़े होता है, जैसे तानाशाही दुनिया में आई बाद में, मतलब डिक्टेटरशिप आई, वो भी कहीं इसी की देन थी। इसी के आगे फिर डेमोक्रेसी आई। हालांकि बहुत सारे तंत्र हैं, लेकिन मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धर्मतंत्र से राजतंत्र की तरफ बढ़े, राजतंत्र से कहते हैं हम जो तानाशाही वो भी हमें देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों लगभग लगभग एक ही बात है अगर राइट्स की बात करेंगे तो, लेकिन कुछ अलग अलग चीजें अगर हैं तो कुछ चीजें डेफिनेटली फिर डिफरेंस होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेनली डेमोक्रेसी की। तो देखिए, पहले क्या था राजतंत्र में,
राजतंत्र में राजा वंशानुगत होता था, ठीक, मतलब हेरेडिटिकल होता था, ठीक है, मतलब राजा का बेटा राजा बन जाता था, ये कंसेप्ट होता था। तानाशाही में हम बात करें तो यहां पर भी आपको इस टाइप की व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी, और तानाशाही में कई बार सैनिक तख्ता पलट भी हुए हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था और बाद में जनमत संग्रह करा लिया और अपनी सरकार को आगे बढ़ा लिया। ये चीजें भी वहां पर देखने के लिए मिलती। ऐसी कई कंट्रीज हैं जिनमें आपको इस टाइप के एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर मेनली हम यहां पर पर्टिकुलर बात करना चाहें तो डेमोक्रेसी में क्या अधिकार मिले कि आप आपके जो शासन व्यवस्था के जो लोग हैं उन शासन व्यवस्था के लोगों को चुन सकते हैं, मतलब कि वयस्क मताधिकार वाला कंसेप्ट, वयस्क मताधिकार। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि वयस्क मताधिकार जो है, ठीक है, वो वयस्क मताधिकार हम अगर देखें तो 20वीं शताब्दी में ही अधिकांशतः कंट्री में मिलना स्टार्ट हुए हैं, 20th सेंचुरी में, ठीक है। 20th सेंचुरी से पहले जो वयस्क मताधिकार थे इसका कंसेंट बहुत ही कम था, ना के बराबर। लेकिन अब इसके बाद मिलना क्यों स्टार्ट हुए, मतलब सन 1900 के बाद मिलना स्टार्ट हुए, मतलब लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और इस लड़ाई की शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत फेमस रिवॉल्यूशंस हैं 4। इंग्लैंड रिवॉल्यूशंस, ठीक है, इंग्लैंड रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड क्रांति 1688 के आसपास, जिसे हम बोलते हैं ग्लोरी ऑफ रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति। इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। इसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 टू 1784 के बीच में जो हुआ है, कहीं ना कहीं जब अमेरिका का संविधान बना, यहीं से तो फंडामेंटल राइट्स का मेन कांसेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन, उसका भी थोड़ा योगदान रहा है लोगों के अपने अधिकारों को मांग को आगे बढ़ाने में। रशियन रिवॉल्यूशन 1917। तो ये जो 4 रिवॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये क्रांतियां क्यों हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर लोगों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा होगा, ठीक है। और जब जब एक्सप्लॉयटेशन हद से ऊपर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब तब कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आप एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे, जैसे एक्सप्लॉयटेशन, जैसे इंग्लैंड रिवॉल्यूशन हुआ तो यहां पर धीरे धीरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का विकास हुआ। पार्लियामेंट्री सिस्टम का विकास हालांकि यहां पहले से चल रहा था, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम का विकास यहां पर तेजी से होने लगा। फिर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वर्ट हुआ। जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था किस तरीके की शासन व्यवस्था है? हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था है, मतलब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो है उस तरह की पार्लियामेंट हमें देखने के लिए मिलती है, मतलब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है अगर मैं बात करूं तो इन चारों रिवॉल्यूशंस ने काफी बड़ा योगदान दिया है एक डेमोक्रेटिक नेशंस के उदय में। लेकिन अब देखिए आप, जैसे अमेरिका है, अमेरिका डेमोक्रेसी का झंडा बुलंद कर आगे चलता है कि हम हमेशा डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, लोगों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हमेशा ध्यान रखते हैं और ये सब करते हैं सारी चीजें। लेकिन अगर अपवाद स्वरूप आप देखेंगे तो इराक युद्ध, गल्फ वॉर, उन्होंने कितना ध्यान रखा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वो अपनी कंट्री के अंदर ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं ये इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं एक आदर्श व्यवस्था, जो एक आइडियल, कंप्लीटली आइडियल जो मतलब जो सिस्टम है वो आपको कहीं जगह पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अमेरिका काफी हद तक डेमोक्रेसी के नजदीक है, भारत काफी हद तक डेमोक्रेसी के नजदीक है, लेकिन मैं कहूं कंप्लीट डेमोक्रेटिक तो देखिए 100% तो आपको कहीं पर भी चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इज दैट क्लियर? मतलब आपको एक बात समझ में आई होगी। अब मैं लास्ट में एक लाइन अगर समझाना चाहूं तो ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों को अपने अधिकार अच्छे से मिले, अपने मौलिक अधिकार अच्छे से मिले, उनको वैश्विक मताधिकार हो, उनको मत डालने का अधिकार मिले, अपनी सरकार चुनने का अच्छे तरीके से उनको अधिकार मिले, ठीक है, और अन्य जो अधिकार हैं और उनको कहीं ना कहीं जस्टिस मिले और उनको न्याय मिले, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस आगे आने वाला है, ये भी सारी व्यवस्थाएं उनको मिले, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पहचान होती है, डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पहचान होती है। वो भारत के संविधान में
जो केशवानंद भारती केस हुआ है वो उसमें लगेगा लेक्चर आपका। केशवानंद भारती केस में जो डिसीजन आया था उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का कंसेप्ट वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, संविधान के मूलभूत ढांचे का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और संविधान के मूलभूत ढांचे में, हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का कंसेप्ट डाला हुआ है। मतलब हमारा संविधान जो बना हुआ है, हमारे संविधान की नींव जो कहीं ना कहीं टिकी हुई है वो डेमोक्रेसी पर टिकी हुई है, लोकतंत्र पर टिकी हुई है। मतलब कितना ही संविधान संशोधन कीजिए, आप कितना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब जो हमारी सरकार है वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आए, जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आए। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का मूल आधार, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, मूलभूत ढांचा जो है वो लोकतंत्र में निहित है, ठीक है, मतलब कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली पर निहित है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट का कंसेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको हमारे यहां पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली आपको देखने के लिए मिलेगी, लोकतांत्रिक संसदीय शासन, ठीक है, प्रणाली हमारे यहां होती है। क्यों होती, कैसे? देखिए यहां पर जो लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं पीपल द्वारा इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, अधिकांश लोग, लोकसभा में तो स्पेशली, लोअर हाउस में तो, और जो अपर हाउस में भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चुने होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो जाते हैं, तो वो आगे आएगा आपको। तो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये होती है, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव का हिंदी क्या होता है, जो कार्य करते हैं, मतलब कि जो कार्य करने वाले, कार्य प्रणाली को अंजाम देने वाले, ठीक है, इज दैट क्लियर? मतलब हमारी जो कार्यपालिका होती है, कार्य प्रणाली को अंजाम हमारी कार्यपालिका ही देती है। तो जो कार्य प्रणाली को अंजाम देने वाली हमारी जो कार्यपालिका होती है, ठीक, कार्यपालिका मतलब जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इज दैट क्लियर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो सारे के सारे लोग होते हैं, ये जो काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही तो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट का कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, आप किसी को जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए आप, एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, मतलब जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति जिम्मेदार होती है? विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। क्लियर है तीन बात? ठीक, तो ध्यान रहे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारे यहां कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनाया गया है। तो आई होप आपको डेमोक्रेसी के बारे में जो मेन मेन बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। ये काफी मेन मेन बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जब आप कहीं ना कहीं सिटीजनशिप पढ़ेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप डीपीएसपीस पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के कितने नजदीक हैं, ठीक है। हम हमारी चुनाव प्रणाली आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के किस हद तक नजदीक हैं। सारी चीजें वहां पर आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। इज दैट क्लियर? कहीं नहीं आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगले एपिसोड में मैं प्रियम्बल का ऑलमोस्ट पोर्शन पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक, उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं, बड़े लेक्चर्स जो हैं पॉलिटी के, वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिन्हें पर्टिकुलर सिलेबस का टॉपिक ही हम उसको फिनिश कर लिया करेंगे। ठीक है, आई होप आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।